हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू इन्फिनिटी। कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडीज़। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे एक्चुअली ये डिमांडेड वीडियो है, तो डिस्कशन नहीं कहूँगी, इसे कहूँगी एक्सप्लेनेशन। तो ये जो वीडियो है वो एक्सप्लेनेशन है हमारे एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। देखिए, ये है एनसीईआरटी साइंस बुक और यहाँ से हम एक चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे आज, जो कि होगा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ओके, ये बुक दिख रहा है आप लोगों को? ओके। तो ये चैप्टर आज एक्सप्लेनेशन जो हमने लिया है, इसके पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन दैट मीन्स रिप्रोड्यूस, किसी भी चीज़ को फिर से प्रोड्यूस करना या फिर बनाना। तो रिप्रोड्यूस यहाँ पे हम क्योंकि बायो पढ़ रहे हैं, बायो में हम लोगों ने देखा है कि जो बायो है, बायोलॉजी जिसे बोलते हैं, वो डिवाइड होता है दो ब्रांचेस में। पहला ब्रांच होता है जूलॉजी और दूसरा होता है बॉटनी। ओके, तो बायोलॉजी को जो हम डिवाइड किया हुआ है वो जूलॉजी और बॉटनी में डिवाइड किया हुआ है। ओके, तो जूलॉजी जो होता है ये रिलेट करता है एनिमल्स, ह्यूमंस, ओके, या हम कहेंगे ऑर्गेनिजम्स। और जो बॉटनी है वो रिलेट करेगा ऑल प्लांट्स। ओके, तो ये ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से रिलेट करता है और ये दो ब्रांचेस हैं। अब अगर हम बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो रिप्रोडक्शन जो रिलेट करेगा वो या तो एनिमल्स से रिलेट करेगा या प्लांट से करेगा, क्योंकि दोनों ही लिविंग बीइंग्स हैं। ओके, जिस तरह से हमारी लाइफ में प्रोसेसेस चलती है वैसे ही प्लांट्स में भी चलती हैं। तो ये चैप्टर का दोनों ही, मतलब जिसमें हम बॉटनी सेक्शन भी पढ़ने वाले हैं और थोड़ा सा जूलॉजी सेक्शन भी पढ़ने वाले हैं। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो रिप्रोडक्शन का तो अभी हमने सिंपल डेफिनेशन समझा कि रिप्रोड्यूस, फिर से किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना। यहाँ पे थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे। एक क्वेश्चन है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। कैसा, या ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है। जैसा कि हमने क्लास 9 में पढ़ा है, क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। एनिमल्स में या प्लांट्स में जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो सेल लेवल पे कुछ इंफॉर्मेशंस हैं, जिसे हम कहते हैं कि कुछ फीचर्स हैं जो कैरी कर जाता है पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में। हम हमेशा डॉटर सेल ही कहते हैं क्योंकि ये डॉटर सेल जब मैच्योर होती है तभी ये रिप्रोड्यूस के लिए कैपेबल होती है। ओके, तो ये मेन जो फीचर ट्रांसफ़र जो होता है वो कहाँ से चलता है? वो क्रोमोसोम से होता है। क्रोमोसोम से होता है, दैट मीन्स क्रोमोसोम में वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं जो कि इन फीचर्स को कैरी करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। डीएनए जो कि जिसे हम फुल फॉर्म बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क में पूछा जाता है, इसे आप अच्छे से कर लेना प्रिपेयर। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। ये न्यूक्लिक एसिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये जीन्स कैरी करते हैं और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फीचर्स को ट्रांसफ़र करते हैं। Therefore, a basic event in reproduction is the creation of a DNA copy. Cells use chemical reaction to build copies of their DNA. जो सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उनके अंदर कुछ डीएनए के कॉपीज़ होती हैं। ये डीएनए कॉपीज़ जो होती हैं ये सेम कैरेक्टर्स कैरी कर लेती हैं पेरेंट से डॉटर सेल में।
यहाँ डीएनए और क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये किस तरह से इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी करता है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों से एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जैसे आपने देखा होगा हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स और फिर हम, मतलब ये जनरेशन हम इजीली रिलेट कर पाओगे आप। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो ग्रैंड पेरेंट्स में होंगे और वो सिमिलर आपके फादर में देखने को मिलेंगे, और हो सकता है कि वही कुछ कैरेक्टर्स फिजिकल हो या फिर केमिकल जो होते हैं, बायोकेमिकल्स होते हैं, वो अगर ट्रांसफ़र होते हैं, आप तक आते हैं या आपके ब्रदर सिस्टर में ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसके पीछे जो रीज़न है वो क्रोमोसोम का सीक्वेंस है और डीएनए है, जिसे हम कहते हैं वही डी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी जनरेशन से आने वाली जनरेशन में सर्टन कैरेक्टरिस्टिक को कॉपी करने के लिए। अगर कहीं ये चीज़ें कॉपी नहीं हो पाती हैं तो वो एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं वेरिएशन, लेकिन वेरिएशन एज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में नहीं होता है, इसमें काफ़ी लंबा समय लगता है और इसके फैक्टर रिस्पॉन्सिबल भी काफ़ी अलग होते हैं, जैसे टेम्परेचर और कुछ ड्रास्टिक चेंजेस अगर होते हैं तो वेरिएशन हो जाता है। हालांकि अगर हम देखें ह्यूमन बींग्स हैं तो जनरल कैरेक्टर्स हमारे वही हैं, सभी के 2 हैंड्स हैं, 1 नोज़ है, 2 आईज़ है, तो ये जनरल कैरेक्टर्स हैं। अभी तक तो कोई वेरिएशन इसमें देखने को नहीं मिला है काफ़ी समय से। तो हम कह सकते हैं कि हमारा डीएनए सीक्वेंसिंग या जो क्रोमोसोमल सेट जो है लगभग एक है, लेकिन अगर यहाँ पर भी कुछ माइनर जो फीचर्स होते हैं, एग्जाम्पल एक फैमिली है जिसमें फादर का हाइट टॉल है और मदर का हाइट शॉर्ट है, या फादर का आई कलर ब्लू है और मदर का आई कलर ब्लैक है, तो होगा क्या, इनका जो फर्स्ट जनरेशन होगा, अगर इनका फर्स्ट सन होता है तो वो मदर का कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी कर लेगा, और अगर इनकी एक डॉटर है तो वो फादर के कैरेक्टरिस्टिक कैरी करेंगे। तो ये फीचर्स होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं। और कहीं पर अगर ऐसा कुछ के यहाँ पर ना तो पेरेंट्स, ना तो मदर का कैरेक्टर, ना ही फादर का कैरेक्टर कैरी होता है, तो वहाँ पर एक माइनर, जिसे हम कह सकते हैं कुछ थोड़ा सा, शायद दैट मीन्स वेरिएशन, ऐसा नहीं कहेंगे कि ये परमानेंट होगा, ये टेम्परेरी हो। ओके, इसके बारे में डिटेलिंग हम वो मैंडल वाला जो एक चैप्टर है जिसमें हमने मैंडल लॉ पढ़ा हुआ है, वहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। ओके, ये वहाँ पे सारे ट्रेट्स दिए हुए हैं, तो वेरिएशन और कॉपिंग का जो सेक्शन है वो पार्ट उस चैप्टर में हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम इसके टाइप्स में। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में फर्स्ट टाइप होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये फर्स्ट वही है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। सिंगल ऑर्गेनिज्म है तो वो किस तरह से रिप्रोडक्शन शो कर सकता है। तो सबसे पहला है यहाँ पे फिजन। फिजन for unicellular organism, cell division or fission lead to the creation of a new individual. Many different patterns of fission have been observed. या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फिजन देखने को मिलता है, इसके पैटर्न्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जो होता है वो होता है अमीबा में। अमीबा के जो फेजेस हैं बाइनरी फिजन के, यहाँ डायग्राम से ही आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि किस तरह से अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी का मतलब होता है 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन, फिजन होना मतलब टूटना, डिवाइड होना। ये एक अमीबा है, एक अमीबा में क्या हुआ, इसका बॉडी एनलार्जमेंट हुआ, न्यूक्लियस एनलार्जमेंट होगा, बॉडी दैट मीन्स सेल, सेल एनलार्जमेंट हुआ, न्यूक्लियस एनलार्जमेंट हुआ। यहाँ से एनलार्जमेंट होने के बाद थर्ड फेज में सेंटर पोर्शन जो होगा वो कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से डिटैच हो जाएगा, और डिटैच होकर डिवाइड हो गया 2 अमीबा में। इस तरह से डिवीजन होता है, इसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन इन अमीबा। ये रिपीटेडली पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगी और इसे पढ़ना है और ये डायग्राम बनाना है अगर क्वेश्चन आता है तो। फिर बाइनरी फिजन देखने को मिलता है लेशमेनिया में। लेशमेनिया क्या है, लेशमेनिया
काला आजार को कॉज करता है, मतलब काला आजार जो डिसीज़ होती है वो लेशमेनिया की वजह से होती है। ओके, तो ये अभी आपने फिजन देखा कि बाइनरी फिजन यहाँ पे दिया हुआ है और इम्पॉर्टेंट है अमीबा। अमीबा के सारे फेजेस हम कर लेंगे बाइनरी फिजन में। फिर एक होता है मल्टीपल फिजन, जहाँ हमने देखा कि बाइनरी फिजन चल रहे थे, मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था एक सेल पे मल्टीपल फिजन होगा। मल्टीपल फिजन में प्लाज्मोडियम जो है वो मल्टीपल फिजन करवाता है। जो डायग्राम आप देख रहे हैं ना, एक सेल जो है वो ऐसे मल्टीपल सेल में डिवाइड हो गए, तो इसे बोलते हैं मल्टीपल फिजन। फिर है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? फ्रैगमेंट करना मतलब छोटे छोटे पीसेस डिवाइड कर देना या टुकड़े जिसे हम कहेंगे। फ्रैगमेंट का मतलब ये होता है। फ्रैगमेंटेशन में एग्जांपल हम लेंगे स्पायरोगायरा का। स्पायरोगायरा जो होते हैं वो सिंपल ब्रेक हो जाते हैं स्मॉल पीसेस में, और वो जो स्मॉल पीसेस होता है फिर वो मैच्योर होके एक पूरा स्पायरोगायरा बनता है। ओके, यही प्रोसेस होती है जिससे रिप्रोडक्शन होता है स्पायरोगायरा में, और उसे हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट है रीजनरेशन। रीजनरेट का मतलब क्या? इस वर्ड को फिर हम स्प्लिट करेंगे दो वर्ड में। री मतलब फिर से, डबल से, जनरेट होना मतलब बनना। Many fully differentiated organisms have the ability to give rise to new individual organism from their body parts. Okay, body parts से full organism में वो डेवलप हो सकता है। तो उसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। यहाँ देखो डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया का अगर ये बॉडी हमने 3 सेक्शन में कट कर दिया, ऊपर वाला जो सेक्शन है वो हेड सेक्शन है, फिर ये मिडिल सेक्शन इज बॉडी सेक्शन, लास्ट वन इज अ टेल सेक्शन। अगर ये 3 पोर्शन में कट किया हुआ है या फिर ये नेचुरली हो गया है कट, तो जो हेड पोर्शन है वो फिर डेवलप कर लेगा बाकी का बॉडी और एक पूरा प्लेनेरिया बन जाएगा। और बॉडी का जो मिडिल सेक्शन है वो भी हेड पोर्शन और टेल ग्रो कर लेगा और पूरा एक बॉडी बनेगा, और टेल पोर्शन भी रीजनरेट कर लेगा। तो ये एबिलिटी होती है रीजनरेशन की प्लेनेरिया में, क्योंकि इनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। वो स्पेशलाइज्ड सेल की एबिलिटी होती है कि वो ग्रो करे और एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाए। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और अगर है तो फिर मैं वही कहूँगी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, वो डाउट भी आपके हम क्लियर करेंगे। ओके, नेक्स्ट है बडिंग। प्लेनेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइनरी फिजन के बाद जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो यही होता है, रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग इन हाइड्रा। अब हाइड्रा क्या करता है? हाइड्रा जो प्लांट होता है वहाँ पे बडिंग, बड फॉर्मेशन। बड का मतलब होता है एक छोटा सा आउटग्रोथ। डायग्राम आपको अच्छे से दिख रहा है? ओके, तो जैसे ये हाइड्रा है, यहाँ पे छोटा सा आउटग्रोथ हुआ, बड बना। ये बड धीरे धीरे मैच्योर होता है, फुल जनरेट होता है, और फिर यहाँ से ये डिटैच हो जाता है। डिटैच होने के बाद ये एक मैच्योर खुद एक हाइड्रा बन जाता है। फिर यह हाइड्रा कैपेबल होता है बड फॉर्मेशन के लिए, और फिर यहाँ से फिर मैच्योर होगा हाइड्रा और फिर यहाँ से डिटैच हो जाएगा। ये प्रोसेस होगी रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। ओके, बडिंग इसे कहते हैं। फिर है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, there are many plants in which parts like the root, stem, leaves develop into the new plant under appropriate conditions. Okay, तो यहाँ होता क्या है कि काफ़ी प्लांट्स हैं जो हम देखते हैं कि रूट से डेवलप तो होते हैं, स्टेम से भी डेवलप हो गए, लीव से डेवलप हो गए, लेकिन डेवलप हो गए मतलब उन्हें एक अप्रोप्रिएट कुछ कंडीशंस चाहिए, कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं तभी वो ग्रो कर जाते हैं। तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन 2 होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल भी होता है। आर्टिफिशियल हम अभी ज़्यादा यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, जो शुगर केन, रोजेस, ग्रेप्स, बनाना, ऑरेंज और जासमीन इस तरह से ग्रो किए जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से। हालांकि ये इकोनॉमिकली भी बहुत बेनिफिशियल है। जो आर्टिफिशियल है वहाँ पर 2 मेथड यूज़ होती हैं, एक होती लेयरिंग, दूसरी होती ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग काफ़ी कॉमनली आपने देखी होगी,
कभी रोज़ प्लांट को देखा हो आपने कि रोज़ अगर हमें ग्रो करना है कम समय में और इफ़ेक्टिवली, अगर आपको ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए, जो इकोनॉमिकली जो इस चीज़ का बिजनेस करते हैं, तो होता है क्या, उसका स्टेम जो होता है, सपोज ये स्टेम है, इसे लैटरली कट करते हैं, लैटरल सेक्शन में कट करके, और जो ऑलरेडी ग्रो है रोज़ प्लांट उसमें इसे टाई कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। वहाँ पे ग्राफ्टिंग करने की वजह से क्या होता है, अब हमें उसका जो ड्यूरेशन है, वेट नहीं करना पड़ेगा कि वो अब छोटे से एकदम बड़ा होगा, फिर कब उसमें फ्लावर्स आएंगे, होगा कि ग्रोथ आपने वहीं से आधे से स्टार्ट किया हुआ है, कम समय में और प्रोडक्टिव फ्लावर्स मिलेंगे। ऐसा मिसमैच भी करते हैं कई बार, फ्लावरिंग प्लांट को फ्रूटिंग के साथ में ग्राफ्ट करते हैं, लेयरिंग करते हैं, तो वो इकोनॉमिकली हेल्पफुल है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फिर जो होता है नेचुरली वो देखा जाता है ब्रायोफाइलम में। ब्रायोफाइलम में कैपेसिटी होती है कि जैसे ये एक लीफ है ब्रायोफाइलम का, ये लीफ का जो नॉड्स दिख रहे हैं आपको, ये नॉड्स में ग्रो हो गए। अब ये जो रूट्स बने हैं वो आगे चल के फुल्ली ब्रायोफाइलम में डेवलप हो जाएंगे। तो ये कैपेसिटी होती है ब्रायोफाइलम में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन से पहले हम थोड़ा सा टिश्यू कल्चर के बारे में समझ लेते हैं। टिश्यू कल्चर, टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, कल्चर का मतलब होता है डेवलप, ग्रो करवाना। अगर हम न्यू प्लांट्स ग्रो करवाते हैं, सपोज एक कोई पौधा है, उस पौधे के हमने कुछ टिश्यूज कट किए और कट करके किसी स्लाइड में, किसी मीडियम में जहाँ पर कुछ सॉल्यूशन है, उस मीडियम में और सर्टन टेम्परेचर फिक्स करके अगर रख दिया है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये टिश्यू जो होगा ना वो बहुत सारे छोटे छोटे प्लांटलेट्स में ग्रो हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। देखिए मैं पढ़ के बताती हूँ। In tissue culture, new plants are grown by removing tissue or separating cell from the growing tip of a plant. यही आपसे कहा मैंने अभी। The cell are then placed in an artificial medium where they divide rapidly to form a small group of cell or callus. इस group of cell को हम callus भी कहते हैं, ठीक है। ये कंडीशन होती है टिश्यू कल्चर। ये टेक्निक सबसे ज़्यादा यूज होती है ऑर्नामेंटल प्लांट्स में। ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या होती है, वो जो डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं वहाँ पर टिश्यू कल्चर यूज़ किया जाता है। टिश्यू कल्चर और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये दोनों इकोनॉमिकली यूज़ किए जाते हैं सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस में देखने को मिलता है। यहाँ पे ये देखो, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये राइजोपस है। इसके जो स्पोर्स हैं, छोटे छोटे ये स्पोर्स जो हैं, ये स्पोर्स या तो वाटर से, एयर से या इंसेक्ट से स्प्रेड हो जाते हैं, और ये जहाँ पर स्प्रेड होते हैं वहाँ पर ग्रो हो जाते हैं। इसे ही हम कहते हैं, जो टाइनी जो स्पोर्स होते हैं उनमें कैपेबिलिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की, उसे हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। या फिर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये जितने भी मोड्स हमने समझी है अभी तक वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है। तो आज के इस चैप्टर को हम यहीं पॉज करते हैं। चैप्टर हमारा हाफ हुआ है। जो आगे के नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आती हूँ, और तब तक के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे फीडबैक दें कि आपका एक्सप्लेनेशन हमें कैसा लगा और आप क्या कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं, आपको ये एक्सप्लेनेशन किस तरह से पसंद आते हैं, मुझसे शेयर करें। और फिर मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय, टेक केयर।